ये कहानी है गुनवू की, जो कि बस एक अच्छा बॉक्सर बनना चाहता था। लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब उसने कुछ गुंडों को अपनी मां पर हाथ उठाते देखा। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे उसकी जिंदगी में कई सारी ऐसी चीजें हुई जो कि उसने कभी सोची भी नहीं थी। दोस्तों, ये के ड्रामा काफी ज्यादा थ्रिलिंग और एक्शन से भरा है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये के ड्रामा आपको जरूर पसंद आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है गुनवू से, जो कि जिम में अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। ये समय कोविड-19 वायरस का होता है और ये साल 2020 चल रहा था। गुनवू अब जब बस स्टॉप पर खड़ा होता है तो यहाँ एक आदमी काफी ज्यादा नशे में था। वो मास्क पहनने से मना करने लगता है और बस ड्राइवर से लड़ाई करने लगता है। गुनवू उसे बाहर निकाल देता है और उस आदमी के बदतमीजी करने के बाद भी गुनवू उसे नहीं मारता, क्योंकि गुनवू एक अच्छा इंसान है। लेकिन आज जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी माँ को फोन पर बात करते हुए सुनता है। उसकी माँ एक कैफे चलाती हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से वहाँ पर कस्टमर्स ने आना बंद कर दिया था और उनके ऊपर अब रेंट भी काफी हो चुका है। वो घर के मालिक से विनती कर रही होती हैं कि हमें बस 1 महीने का और समय दे दो, हम रेंट दे देंगे। गुनवू को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है। उसके घर के हालात इस वक्त खराब चल रहे हैं और गुनवू उन्हें सुधारने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा। वहीं दूसरी तरफ हम एक बिल्डिंग की न्यूज को देखते हैं, जिसका काम वायरस की वजह से कई बार रुक चुका था। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक होंग नाम का एक आदमी होता है, जो कि अब अपने वाइस प्रेसिडेंट से बात कर रहा था। दरअसल वाइस प्रेसिडेंट एक बैंकर होता है, जिसने होंग को इस होटल को बनाने के लिए 400 मिलियन वॉन दिए थे। लेकिन अब होंग और पैसे मांग रहा था, मगर वाइस प्रेसिडेंट और पैसे देने से मना कर देता है। और तभी यहाँ पर मेयोंगिल नाम का एक आदमी आता है। वो होंग और बैंकर को बताता है कि मैं स्माइल कैपिटल नाम की एक कंपनी का मालिक हूँ, जो कि लोगों को पैसे लोन पर देती है। मेयोंगिल इन्हें बताता है कि मेरा मकसद लोगों की मदद करना है, इसीलिए मैं आपके होटल में भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेयोंगिल कहता है कि मैं आपको 100 बिलियन वॉन दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। मेयोंगिल चाहता था कि उसके लिए होटल के टॉप फ्लोर पर एक कसिनो बनाया जाए और होटल के बेसमेंट में एक बार खोला जाए। और उसकी तीसरी शर्त ये होती है कि अगर कोविड-19 जैसी बीमारी दोबारा फैल गई तो आम लोगों को इस होटल को यूज करने दिया जाएगा, वो भी फ्री में। मेयोंगिल अब डील करके अपनी कार में आ जाता है, जहाँ पर उसका असली रूप सामने आता है। वो अपना मेकअप हटाता है और पता चलता है कि उसके चेहरे पर एक चाकू का निशान है। साथ ही उसकी लवर और उसका एक साथी जंगडो भी अब कसिनो के लिए अच्छी लड़कियां ढूंढने की बात करने लगते हैं, ताकि उस कसिनो से भी ये लोग पैसे कमा सकें। वहीं दूसरी तरफ गुनवू अब एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भाग लेता है। वो एक के बाद एक मैच जीतता जा रहा था। यहीं पर हम एक दूसरे बॉक्सर वूजिन को भी देखते हैं, जो कि बॉक्सिंग में काफी अच्छा था। और आखिरी मैच वूजिन और गुनवू के बीच होता है। वूजिन का ट्रेनर उसे सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन वूजिन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसे अपने एक मरीन सोल्जर होने पर काफी नाज होता है। फिर दोनों के बीच मैच स्टार्ट हो जाता है। वूजिन गुनवू को टक्कर दे रहा था, लेकिन फिर गुनवू एक ही पंच में वूजिन को ढेर कर देता है। इसके बाद दूसरा मैच होता है। वूजिन अब इमेजिन करता है कि इस बार वो गुनवू को एक ही पंच में हरा देगा, लेकिन हकीकत में गुनवू उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद वूजिन उठने के लायक भी नहीं रहता और गुनवू ये मैच जीत जाता है। वूजिन काफी दुखी होता है कि उसने हारकर एक मरीन सोल्जर की इज्जत पर दाग लगा दिए। अब इसके बाद जब वूजिन बाहर आता है तो यहाँ पर गुनवू पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। गुनवू वूजिन से कहता है कि चलो साथ में खाना खाने चलते हैं। वूजिन पहले तो मना करता है, क्योंकि हारने की वजह से उसे गुनवू के सामने शर्म आ रही थी। लेकिन गुनवू उसे मना लेता है। तभी वूजिन पूछता है कि तुम जीते हुए पैसों का आखिर क्या करने वाले हो। गुनवू बताता है कि मैं सारे पैसे अपनी माँ को दूंगा, क्योंकि उन्हें अपने कैफे का रेंट पे करना है, जो कि कई महीनों से नहीं गया। अब इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाते हैं। वूजिन गुनवू से बात करता है और वूजिन को पता चलता है कि गुनवू तो कई सारी पार्ट टाइम जॉब कर चुका है, क्योंकि गुनवू एक गरीब परिवार से है। गुनवू बताता है कि उसके डैड को उनकी कंपनी से गलत तरीके से निकाल दिया गया था और फिर उसके डैड ने कंपनी के ऊपर केस कर दिया, लेकिन वो केस हार गए और वकीलों को इतना पैसा देना पड़ा कि इनके ऊपर अब लाखों का कर्जा है। वूजिन भी कहता है कि बड़ी कंपनीज को हराना आसान नहीं होता। फिर वूजिन बताता है कि मैं बचपन से ही बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे डैड एक फॉर्मर ओलंपिक बॉक्सर हैं। वूजिन कहता है कि वो मेरी उम्र तक एक मेडल जीत चुके थे, लेकिन मैंने अभी तक कोई मेडल नहीं जीता है, इसीलिए मेरी और मेरे डैड की आपस में नहीं बनती। यहीं पर दोनों को पता चलता है कि दोनों ही आर्मी सर्विस में मरीन रह चुके हैं और यूं ही बातें करते करते दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर रात में हम गुनवू की माँ को देखते हैं। वो अपने कैफे में थी और कैफे के मालिक से कह रही थी कि हमें बस 1 और महीने का टाइम दे दीजिए, इस महीने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया।
अब तभी यहाँ पर गुनवू आ जाता है। गुनवू अपने जीते हुए पैसे अपनी माँ को देता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये तो तुम्हारे पैसे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। मगर गुनवू उन्हें बताता है कि मैंने आपके लिए ही ये पैसे जीते हैं ताकि आप इससे अपना कर्जा उतार पाएं। ये सुनकर गुनवू की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पैसे ले लेती हैं और कहती हैं कि एक दिन मैं तुम्हें ये पैसे सूद समेत वापस करूंगी। अब इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर म्योंगिल अपने साथी जंगडो के साथ आ जाता है। यहाँ पर हम उसके 2 और आदमियों को भी देखते हैं। चश्मे वाले का नाम जुनमिन होता है, जो कि कंपनी का सेल्स मैनेजर है, और मोटा आदमी बॉम होता है, जिससे म्योंगिल जेल में मिला था। यहाँ अब जुनमिन बताता है कि इस इलाके के सभी दुकानदारों ने बैंक से कर्जा ले रखा है और हम लोग जल्दी ही इनका सारा कर्जा अपनी कंपनी में ट्रांसफर कर लेंगे। म्योंगिल कहता है कि ये काम जल्द से जल्द करो। इसके बाद अगले ही दिन म्योंगिल के लोग यहाँ पर आकर दुकानदारों से बात करने लगते हैं। वो इन सभी को बताते हैं कि हम स्माइल कैपिटल नाम की एक कंपनी से आए हैं जो कि आपका सारा कर्जा उतार सकती है, और फिर इन सभी दुकानदारों को बैंक से भी कम ब्याज दर पर पैसे लौटाने होंगे। इससे दुकानदारों का ही फायदा होगा। ये सब सुनकर वो लोग पूछते हैं कि इस तरह तो आपका नुकसान हो रहा है, आपकी कंपनी स्माइल कैपिटल को इससे क्या फायदा होगा। इस पर ये लोग कहते हैं कि ये स्कीम सरकार की तरफ से है ताकि आप कर्जदार दुकानदारों की मदद हो सके। ये बातें सुनकर सभी इनके जाल में फंस जाते हैं और फॉर्म पर साइन कर देते हैं। इन्हीं में गुनवू की माँ भी शामिल होती हैं, जो कि फॉर्म पर साइन कर देती हैं। इधर दूसरी तरफ गुनवू आज अपनी जिम में जाता है तो देखता है कि आज तो वो क्लोज है। ये देखकर गुनवू वुजिन को कॉल करता है और कहता है कि कहीं घूमने चलते हैं। वुजिन गुनवू को अपना एड्रेस देकर वहां पर आने के लिए कहता है। इसके बाद गुनवू जब वहां जा रहा था तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसके पीछे एक लड़की पड़ी हुई थी। वो लड़की उस आदमी को चोट पहुंचाकर यहाँ से भाग जाती है। ये देखकर गुनवू उस लड़की को पकड़ने भागता है, लेकिन वो लड़की गुनवू को टेजर से शॉक देकर गिरा देती है। इस लड़की का नाम युंजू होता है। वो गुनवू से कहती है कि तुम्हें किसने भेजा है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। गुनवू कहता है कि मैं तो बस उस आदमी की मदद करना चाहता था जिसे मारकर तुम अभी आई हो। ये सुनकर युंजू समझ जाती है कि ये तो नॉर्मल इंसान है, इसलिए युंजू उससे कहती है कि अब मुझसे दूर रहना और अभी ही यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद युंजू यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम मिस्टर चोई नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि हकीकत में लोगों की मदद किया करते थे। चोई के पास आज एक औरत आती है जो कि मिस्टर चोई से लिए हुए पैसे उन्हें वापस करती है और उनसे कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरअसल इस औरत की बेटी 2 साल पहले बीमार थी और इलाज कराने के लिए इनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तब मिस्टर चोई ने इन्हें अपनी तरफ से पैसे दिए, वो भी बिना किसी शर्त के। और आज 2 साल बाद ये औरत मिस्टर चोई को उनके पैसे वापस करती है और उनका काफी शुक्र अदा करती है। इसके बाद मिस्टर चोई अपनी एक नोटबुक से इस औरत का नाम काट देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर चोई ने काफी सारे लोगों को पैसे उधार दे रखे हैं और वो पैसों पर कोई ब्याज भी नहीं लगाते। अब इसके बाद यहाँ पर वही लड़की युंजू आ जाती है, जो कि मिस्टर चोई के लिए काम करती है। वो बताती है कि मुझे वो आदमी यांग जेम्योंग मिल गया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं उसकी घड़ी ले आई। इसके बाद युंजू मिस्टर चोई से कहती है कि दादाजी, आखिर आप कब तक लोगों को यूं ही बिना ब्याज के पैसे देते रहोगे, इससे तो हमारा कोई भी फायदा नहीं हो रहा। लेकिन मिस्टर चोई कहते हैं कि मुझे लोगों की मदद करने में अच्छा लगता है, इसी वजह से वो इस तरह लोगों को पैसे देकर उनकी मदद करते हैं। यहाँ पर अब युंजू बताती है कि उस आदमी यांग जेम्योंग का पीछा करते हुए मुझे पता चला है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर भिखारी बनकर घूम रहा था और सड़क पर रहने वाले लोगों की आईडी चुरा रहा था, जिसके बाद वो उन आईडीज की मदद से लोन शार्क से लोन लेता है। युंजू कहती है कि वो ये सारा काम किसी आदमी के साथ मिलकर कर रहा है जिससे वो जेल में मिला था, लेकिन वो आदमी कौन है ये बात युंजू को नहीं पता। इसीलिए वो कहती है कि मैं यांग जेम्योंग के केस पर और काम करूंगी। ये सुनकर मिस्टर चोई युंजू से खतरे में पड़ने से मना करते हैं और साथ ही वो देखते हैं कि युंजू के हाथ पर चोट भी लग गई है, यानी कि इस काम में उसके लिए खतरा है। इसके बाद वो एक आदमी मून को कॉल करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए एक आदमी ढूंढ सकते हो जो कि फाइटिंग में काफी अच्छा हो और दिल का भी साफ हो। मून हाँ कर देता है। इधर गुनवू और वुजिन छत पर बैठकर खाना खाते हुए बातें कर रहे थे। वुजिन को पता चलता है कि गुनवू दिल का काफी अच्छा इंसान है। अब इसके बाद ये दोनों फाइटिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वहीं रात में म्योंगिल अपने साथियों और लड़कियों के साथ एक क्लब में पार्टी कर रहा था। सभी लोग बेट लगाते हैं कि बॉम एक पंच में वाटरमेलन तोड़ पाएगा या फिर नहीं, और बॉम एक ही पंच में वाटरमेलन तोड़ देता है। अब तभी पार्क नाम के एक आदमी के पास इस शहर के मेयर की कॉल आती है। उस आदमी पार्क की मेयर के साथ अच्छी जान पहचान थी और अब बात करने के बाद वो म्योंगिल को बताता है कि मेयर साहब भी आपके कसिनो को सपोर्ट करेंगे। ये बात सुनकर म्योंगिल और उसके लोग काफी खुश होते हैं और फिर म्योंगिल पार्क को अपनी तरफ से कई सारे सोने के कछुए देता है और उसे भी अपने काम में शामिल कर लेता है ताकि पार्क आगे म्योंगिल के काम आ सके। इसके बाद म्योंगिल जुनमिन और बॉम से
उन्हीं दुकानदारों के पास जाकर उनसे पैसे वसूलने के लिए कहता है। फिर अगले ही दिन जुनमिन कई आदमियों को लेकर उस इलाके में आ जाता है। म्योंगिल भी यहीं पर मौजूद था। जुनमिन सबसे पहले गुनवू की मां के कैफे में जाता है और बताता है कि आपने लोन की एक्सटेंशन फी नहीं भरी है, जो कि आपके ओरिजिनल अमाउंट का 10% थी और अब वो बढ़कर 20% हो गई है। लेकिन गुनवू की मां को इस बारे में तो कुछ भी पता नहीं था और इस तरह जुनमिन ने गुनवू की मां के साथ स्कैम कर दिया था। जुनमिन अब गुनवू की मां से पैसे मांगने लगता है, लेकिन उनके पास पैसे थे ही नहीं, इसीलिए वो इन पर गुस्सा करने लगता है। गुनवू की मां तुरंत गुनवू को कॉल करती हैं और गुनवू को यहाँ आने के लिए कहती हैं। तभी जुनमिन के आदमी इस कैफे को तोड़ने लगते हैं और ये देखकर गुनवू की मां को डर लगने लगता है। गुनवू अपनी मां की चीखने की आवाज सुनकर तुरंत ही भागता हुआ कैफे जाने लगता है। यहाँ आकर वो देखता है कि कई सारे आदमी यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक आदमी उसे अंदर जाने से रोकता है। तभी जुनमिन गुनवू की मां पर हाथ उठाता है। ये देखकर गुनवू का खून खौल उठता है। वो अब बाहर खड़े हुए सभी आदमियों को मारना शुरू कर देता है। बॉम भी ऊपर से ये सब देख रहा था। यहीं पर गुनवू इन सभी की हड्डी पसली तोड़ने के बाद अपनी मां के पास आ जाता है। जुनमिन तुरंत डरकर दूर हट जाता है। गुनवू उसका गला पकड़कर कहता है कि तू कौन है और हमारे कैफे को तूने क्यों तोड़वाया। अब तभी म्योंगिल और बॉम यहाँ पर आ जाते हैं। म्योंगिल गुनवू से कहता है कि तुम्हारी माँ ने हमसे पैसे उधार लिए थे, हम उन्हीं पैसों को वापस लेने आए हैं। लेकिन गुनवू कहता है कि पहले तुमने हमारे स्टोर का जो नुकसान किया है उसके पैसे दो। म्योंगिल गुनवू को ध्यान से देखता है और फिर बॉम से गुनवू को मारने के लिए कहता है। गुनवू अपनी माँ को शांत करके बॉम से फाइट करने लगता है, लेकिन बॉम पहाड़ की तरह मजबूत था, उसे एक दो पंच से कुछ भी नहीं होता और वो गुनवू को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। कुछ ही समय में गुनवू जमीन पर गिर जाता है। गुनवू की माँ ये देखकर बहुत रो रही होती हैं। गुनवू दोबारा उठकर बॉम के एक पंच मारता है, लेकिन इससे गुस्से में आकर बॉम उसे बुरी तरह मारने लगता है। जुनमिन भी गुनवू की माँ को पकड़ लेता है ताकि वो बीच में ना पड़े। इसके बाद म्योंगिल गुनवू की इतनी बहादुरी देखकर उससे कहता है कि तुम मुझे पसंद आए, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। लेकिन गुनवू उसके चेहरे पर थूक देता है और उसके साथ काम करने से मना कर देता है। म्योंगिल के सारे आदमी ये सब देख रहे थे और अब म्योंगिल एक चाकू निकालता है और उससे गुनवू के चेहरे पर वैसा ही निशान बनाता है जैसा म्योंगिल के खुद के चेहरे पर है। फिर ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। गुनवू की माँ तुरंत गुनवू को हॉस्पिटल ले जाती हैं। यहाँ काफी देर तक उसका इलाज चलता रहता है। गुनवू की माँ बस रोए जा रही थी। अब इसके बाद गुनवू होश में आकर अपनी माँ को घर ले जाता है। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर उसे उसके चेहरे पर बने हुए निशान का ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहती हैं, लेकिन गुनवू मना कर देता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वुजिन भी चाकू से बने हुए उस निशान को देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हमें उनकी रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए। लेकिन गुनवू को म्योंगिल की धमकी याद आती है। उसने कहा था कि अगर पुलिस को बताया तो तेरी माँ को मरवा देंगे, इसीलिए गुनवू रिपोर्ट लिखवाने से मना कर देता है। फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि इसमें छोटे छोटे लेटर्स में लोन की एक्सटेंशन फी के बारे में लिखा गया है, जिसके मुताबिक गुनवू की माँ को हर हफ्ते जितना लोन लिया है उसका 10% देना होगा और अगर एक बार भी नहीं दिया तो ये सीधा बढ़कर डबल हो जाएगा। गुनवू परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि अगर इन्होंने जल्दी ही सारा पैसा नहीं दिया तो लोन का ब्याज और बढ़ता ही जाएगा। और तो और गुनवू का घर भी गिरवी पड़ा हुआ है और उसके पास कोई पैसे भी नहीं है। वुजिन गुनवू को टेंशन लेने से मना करता है और उसे खाना खिलाने अपनी एक आंटी के रेस्टोरेंट में ले आता है। वुजिन इस रेस्टोरेंट में कई बार आ चुका था। इसके बाद वुजिन अपने एक पुराने दोस्त से बात करने लगता है। वुजिन उससे विनती करता है कि इस बार पैसों का इंतजाम कर दो। गुनवू वुजिन को देखता है और अंदर आकर रोने लगता है। वो वुजिन के सामने अपने आंसुओं को छुपाता है। अब तभी वो आदमी वुजिन को मिलने के लिए बुलाता है। वुजिन गुनवू को लेकर उसी लोन देने वाले आदमी के पास लाता है। वुजिन उसे बताता है कि ये मेरा दोस्त है और स्माइल कैपिटल कंपनी वालों ने इसकी माँ के साथ स्कैम कर दिया है और अब उनका पैसा चुकाने के लिए इसे 100 मिलियन वॉन चाहिए। वुजिन इस आदमी से इतने पैसे उधार देने के लिए कहता है और वादा करता है कि जल्दी ही गुनवू ये सारे पैसे वापस कर देगा। लेकिन ये आदमी कहता है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें फिर से मेरे लिए काम करना होगा। दरअसल ये आदमी भी म्योंगिल की तरह ही लोगों को पैसे देने के बाद उनसे जबरदस्ती करवाकर और लोगों को पिटवाकर ज्यादा पैसे निकलवाता था। गुनवू समझ जाता है कि वुजिन ये काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो ये पैसे लेने से मना कर देता है और वुजिन को लेकर यहाँ से चला जाता है। इधर वही लड़की युनजू उस आदमी यांगजे म्योंग का पीछा करती है और देखती है कि वो तो स्माइल कैपिटल के मैनेजर जुनमिन से मिल रहा है। युनजू उनकी एक फोटो खींच लेती है। वहीं दूसरी तरफ वही आदमी मून मिस्टर चोई के कहने पर एक अच्छा फाइटर और बॉडीगार्ड टाइप का लड़का ढूंढ रहा था, लेकिन जितने भी लड़के इंटरव्यू देने आते हैं मून को कोई भी पसंद नहीं आता और मून सभी को भगा देता है। मगर तभी वुजिन उसके पास मदद के लिए कॉल करता है और मून तुरंत ही उन्हें यहाँ आने के लिए कहता है
वुजिन तुरंत गुनवू के साथ मून के पास आता है और मून इन्हें बताता है कि मिस्टर चोई एक आदमी की तलाश में है जो कि उनके काम में मदद कर सके और मिस्टर चोई बहुत अच्छे इंसान है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मून इन दोनों की डिटेल्स ले लेता है ताकि मिस्टर चोई को दिखा सके। इसके बाद गुनवू वुजिन से इतनी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। वुजिन पूछता है कि वैसे उस दिन तुमने कितने आदमियों को मारा था। गुनवू बताता है कि उस दिन उसने कम से कम 10-12 आदमियों को मारा होगा, लेकिन उनके लीडर म्योंगिल के साथ एक हाथी जैसा लंबा चौड़ा आदमी था जिसने मुझे मारकर कमजोर कर दिया। इधर दूसरी तरफ युनजो वापस मिस्टर चोई के घर आ जाती है। मून भी मिस्टर चोई को कॉल करके ये बात बता देता है कि उसने 2 लड़कों को ढूंढ लिया है। यहीं पर युनजू मिस्टर चोई को आकर बताती है कि उस आदमी यांगजे म्योंग ने गरीब लोगों की आईडी की मदद से कई अलग अलग कंपनी से लोन पर पैसे लिए हैं और फिर वो सारे पैसे स्माइल कैपिटल कंपनी के मैनेजर को दे दिए हैं। युनजू उन्हें जुनमिन की फोटो दिखाती है, लेकिन मिस्टर चोई जुनमिन को नहीं जानते थे। ये दोनों समझ जाते हैं कि यांगजे म्योंग तो बस स्माइल कैपिटल कंपनी के हाथों यूज हो रहा है और इस सब में सबसे बड़ा घाटा उन छोटी छोटी लोन देने वाली कंपनीज का हो रहा है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि जिस आईडी पर वो लोन दे रहे हैं वो तो किसी और की हैं। यहीं अब मिस्टर चोई युनजू से कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक लड़के को रख लूं। वो युनजू के लिए परेशान थे, लेकिन युनजू मना करती है और यहाँ से चली जाती है। इधर म्योंगिल गोल्फ खेल रहा था, तभी जंगडो म्योंगिल से पूछता है, आपने उस लड़के के चेहरे पर उस चाकू से निशान क्यों बनाया। इस पर म्योंगिल कहता है कि उसने मेरे आदमियों के सामने मेरे मुंह पर थूका था, इसीलिए अपने आदमियों में डर बनाए रखने के लिए मैंने उसके चेहरे का वो हाल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चोई का ड्राइवर इनमुक गुनवू और वुजिन की जानकारी निकालकर मिस्टर चोई को दिखाता है और मिस्टर चोई को गुनवू ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो इन दोनों को बुलाने के लिए कहते हैं। इसके बाद गुनवू और वुजिन एक रेस्टोरेंट में मिस्टर चोई से मिलने आते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक वुजिन को अंदर जाने से रोक लेता है और गुनवू अकेले अंदर जाता है। वुजिन देखता है कि रेस्टोरेंट का ये मालिक तो मिस्टर चोई का काफी पुराना दोस्त है। यहीं पर गुनवू मिस्टर चोई से बात करता है। मिस्टर चोई को गुनवू काफी पसंद आता है। वो गुनवू को बताते हैं कि पहले मैं भी एक लोन शार्क हुआ करता था जो कि लोगों को पैसे लोन पर देता था, लेकिन अब मैं अपने पैसों से लोगों की मदद करता हूँ। मगर मेरे साथ एक लड़की है जो कि आजकल मुझसे लोन शार्क बनने का काम सीख रही है और इस काम में काफी खतरा है, इसीलिए मुझे किसी ताकतवर इंसान की जरूरत है जो कि उस लड़की की रक्षा कर सके। ये सुनकर गुनवू कहता है कि क्या मुझे लोगों से पैसे नहीं लेने होंगे। मिस्टर चोई कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना होगा, तुम बस उस लड़की की हिफाजत करना। गुनवू ये सुनकर काफी खुश होता है और काम करने के लिए मान जाता है। मिस्टर चोई अब गुनवू से बातें करने लगते हैं और पूछते हैं कि वैसे तुमने बॉक्सिंग करना शुरू क्यों किया। इस पर गुनवू बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके डैड ने ड्रिंक करना शुरू कर दी थी और फिर वो उसकी माँ को नशे में होकर मारा करते थे। तभी से गुनवू ने ताकतवर बनने का फैसला कर लिया ताकि वो अपनी माँ को बचा सके। और फिर जब वो 16 साल का हुआ तो उसकी मॉम का उसके डैड के साथ डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद से आज तक गुनवू ने अपने डैड को नहीं देखा है। ये बात सुनकर मिस्टर चोई भी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। मेरे डैड एक किसान थे, लेकिन एक साल बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया और फसल खराब हो गई और हम लोग जमीन का किराया नहीं दे पाए, जिसके बाद जमींदार ने गुंडों को भेजा और पूरे गांव वालों के सामने मेरे डैड को पिटवाया और उनकी हालत खराब हो गई। और क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए हम अपने डैड को अस्पताल भी नहीं ले जा पाए, जिसके कुछ दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई। मिस्टर चोई कहते हैं कि उस दिन के बाद से मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक दिन बहुत अमीर बनकर गरीब लोगों की मदद करूंगा, ताकि जो परेशानियां मैंने उठाई हैं वैसी मुश्किलें किसी और को ना झेलनी पड़े। मिस्टर चोई कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये कहानी तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए सुनाई है, ताकि तुम्हें पता चल सके कि हर मुश्किल समय पार किया जा सकता है। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। वो जिन गुनवू के लिए काफी खुश होता है और कहता है कि देखना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। अंदर मिस्टर चोई भी रेस्टोरेंट के मालिक को, जो कि उनका दोस्त भी था, उसे बताते हैं कि वो लड़का गुनवू मुझे पसंद आया। वो अपने ड्राइवर इनमुक से कहते हैं कि उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए जल्द से जल्द उसके पास पैसे पहुंचा दो। यहीं पर गुनवू वुजिन को अपने घर लाता है। गुनवू की माँ वुजिन का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करती हैं और इन दोनों को खाना बनाकर खिलाती हैं। अब तभी यहाँ पर मिस्टर चोई का वही ड्राइवर इनमुक आ जाते हैं। वो गुनवू को 100 मिलियन वॉन देते हैं और बताते हैं कि ये आपका एडवांस है और मिस्टर चोई ने आपको कल से काम पर आने के लिए कहा है। गुनवू ये सब देखकर रोने लगता है। फिर वो अपनी माँ को आकर ये पैसे देता है और बताता है कि मिस्टर चोई ने मुझे 2 साल के पैसे एडवांस में दे दिए हैं। गुनवू की माँ भी ये पैसे लेकर रोने लगती हैं और कहती हैं कि मुझे माफ कर दो बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है।
लेकिन गुनवू अपनी माँ को रोने से मना करता है और साथ ही वुजिन का फिर से शुक्रिया अदा करता है। इधर दूसरी तरफ म्योंगिल उसी होटल वाले आदमी योंग से मिलने आ जाता है। तभी उसकी लवर मैडम एम म्योंगिल को बताती है कि ये आदमी आयल ग्रुप कंपनी के मालिक का बेटा है और जब पहले वाली कंपनी में मैं मैनेजर थी तो इस आदमी ने मेरे बॉस के साथ नशे में होकर बवाल कर दिया था और फिर अगले ही दिन मेरे बॉस के घर में टैक्स वालों की रेड पड़ गई। इस आदमी के परिवार के कनेक्शंस हर जगह हैं, इसीलिए तुम बचकर रहना। यहीं पर जंगडो भी देखता है कि उस आदमी होंग के साथ एक और आदमी आया हुआ है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। जंगडो भी म्योंगिल को सावधान रहने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों रूम में आ जाते हैं। वो आदमी होंग म्योंगिल को बताता है कि ये मेरा कजन है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में है। यहीं पर होंग अपनी ड्रिंक अपने साथ लाया था और अब ये सब मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और काफी ज्यादा नशे में हो जाते हैं। होंग म्योंगिल की बेइज्जती करने लगता है और होंग के कजन की वजह से उन्हें यह भी पता चल गया था कि म्योंगिल पहले जेल जा चुका है। यहाँ पर म्योंगिल के पास इन दोनों की बातों का कोई जवाब नहीं होता, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कह पाता। तभी होंग कहता है कि अब हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, हमें होटल बनाने के लिए कहीं और से पैसे मिल गए हैं, इसीलिए आपसे अब डील खत्म। होंग अपने कजन के साथ यहाँ से चला जाता है। इस सबसे म्योंगिल को काफी गुस्सा आता है। वो जंगडो से कहता है कि इस आदमी के खिलाफ कुछ बड़ा तैयार करो, मुझे इसे सबक सिखाना है। वहीं अगले दिन गुनवू वुजिन के साथ मिस्टर चोई के बुक स्टोर में आ जाता है। वुजिन मिस्टर चोई से कहता है कि जिस तरह आपने गुनवू को काम पर रखा है उसी तरह मैं भी उसके साथ काम कर सकता हूँ और मैं इस काम को पहले से जानता भी हूँ, इसलिए आप हम दोनों को ही काम पर रख लीजिए। मिस्टर चोई भी मान जाते हैं और फिर इन्हें बताते हैं कि मैं बस तुम्हें सैलरी दूंगा, लेकिन युंजू ही डिसाइड करेगी तुम्हें काम पर रखना है या फिर नहीं, इसीलिए तुम्हें उसे भी इंटरव्यू देना होगा। ये बोलकर मिस्टर चोई यहाँ से चले जाते हैं। तभी इंतजार करते हुए गुनवू युंजू की एक फोटो को देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जो कि उस दिन उस आदमी का पीछा कर रही थी। अब तभी वुजिन बुक स्टोर से एक बुक पढ़ने के लिए बाहर निकालता है, लेकिन उसमें से कई सारे पैसे निकलते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि इस पूरे बुक स्टोर में बुक्स नहीं बल्कि पैसे रखे हुए हैं। अब तभी युंजू यहाँ पर आ जाती है। वुजिन और गुनवू से बताते हैं कि मिस्टर चोई ने हमें तुम्हारी सेफ्टी के लिए रखा है, लेकिन युंजू इन दोनों को काम पर रखने से मना करने लगती है और यहाँ से जाने के लिए कहती है। वुजिन और उसकी थोड़ी बहस हो जाती है और वुजिन बाहर चला जाता है, लेकिन गुनवू उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि मुझे बस 1 महीने का मौका दे दीजिए। युंजू कहती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मेरे दादाजी से ले लो, वो तुम्हें पैसे उधार दे देंगे। गुनवू बताता है कि मिस्टर चोई ने मुझे पहले ही 2 सालों के पैसे एडवांस में दे दिए हैं, जिससे मैंने अपनी माँ का कर्जा उतार दिया है, क्योंकि स्माइल कैपिटल वालों ने मेरी माँ के साथ स्कैम किया था। स्माइल कैपिटल का नाम सुनकर युंजू इन दोनों से बात करने लगती है और पूछती है कि तुम्हारी माँ ने स्माइल कैपिटल से लोन क्यों लिया था। गुनवू युंजू को सब बताता है कि कैसे उन्होंने उसकी माँ के साथ धोखा किया और उन्हें फंसा लिया, और जब वो गुंडों से अपनी माँ को बचा रहा था तभी स्माइल कैपिटल के मालिक ने उसके चेहरे पर चाकू से निशान बना दिया। अब इसके बाद युंजू इन दोनों को अपने साथ काम पर रखने के लिए मान जाती है और बताती है कि मिस्टर चोई पहले एक लोन शार्क हुआ करते थे, लेकिन अब वो बस लोगों को बिना ब्याज के पैसे उधार देते हैं, लेकिन कई बुरे लोग मिस्टर चोई की अच्छाई का फायदा उठाते हैं और उनका पैसा कभी वापस नहीं करते। युंजू कहती है कि उन्हीं में से एक आदमी है यांगजे म्योंग, जिसने अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर मिस्टर चोई से 10 मिलियन वॉन उधार लिए थे, जिसे उसने कभी भी वापस नहीं किया, और 6 महीने बाद मैंने उसे ढूंढ निकाला। वो अपने साथियों के साथ मिलकर भिखारी बनकर दूसरे सड़क पर रहने वाले गरीब लोगों की आईडी चुरा रहा था और उन आईडीज की मदद से वो दूसरे लोन शार्क से पैसे लोन पर ले रहा था। युंजू कहती है कि हमें पता था वो ये काम अकेले नहीं कर पाएगा और कोई बड़ा इंसान उससे ये करवा रहा होगा। युंजू गुनवू को जुनमिन की फोटो दिखाती है और कहती है, इसे जानते हो? गुनवू जुनमिन को अच्छे से पहचानता था कि ये स्माइल कैपिटल का मैनेजर है। अब इसके बाद ये लोग अपने आज रात के काम पर निकल जाते हैं ताकि पता कर सकें कि यांगजे म्योंग एक रात में कितने लोगों की आईडी चुराता है। युंजू इन दोनों से कहती है कि कुछ भी हो जाए बीच में मत पड़ना। वो इन दोनों को एक टोपी पहनने के लिए देती है। इसके बाद यांगजे म्योंग अपने साथियों के साथ गरीब और बेघर लोगों की आईडी चुराने जाने लगता है। गुनवू और वुजिन उनका पीछा करते हैं। तभी यांगजे म्योंग एक आदमी के पास जाता है जिससे वो पहले भी आईडी ले चुका था, और वो आदमी यांगजे म्योंग को पहचान कर उससे अपनी आईडी वापस मांगने लगता है। ये देखकर यांगजे म्योंग उस आदमी को मारता है। गुनवू उसे बचाने जाने वाला था, लेकिन वुजिन उसे रोकता है, मगर तभी वो आदमी जख्मी हो जाता है और ये देखकर गुनवू इन लोगों से आकर फाइट करने लगता है। गुनवू इन्हें मारकर गिरा देता है। तभी यांगजे म्योंग पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन उसे बचाने आया था। वो चाकू निकाल लेता है, मगर तभी वुजिन आकर उसके एक एक मारता है और यांगजे म्योंग अपने आदमियों के साथ यहाँ से भाग जाता है।
गुनवू उस आदमी को बचाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है। वुजिन कहता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम भी मुसीबत में फंस जाएंगे, लेकिन इस आदमी की जान खतरे में थी, इसीलिए गुनवू एम्बुलेंस को बुला लेता है। मगर इस सब के बारे में जब युनजू को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो इन दोनों की बात नहीं सुनती। युनजू इन दोनों को काम से निकालने लगती है। वुजिन उससे बात करता है और युनजू इन दोनों से बुक स्टोर में आने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर पहुंचते ही वो कहती है कि अगर यांग जिम्योंग ने तुम्हें देख लिया है तो अब हम साथ में काम नहीं कर सकते। युनजू की फिर से वुजिन से बहस हो जाती है और युनजू इन्हें निकल जाने के लिए कहती है। गुनवू उसे लेकर जाने लगता है और युनजू को अपना जख्म दिखाकर कहता है कि स्माइल कैपिटल के मालिक ने मेरे चेहरे का ये हाल किया था। अगर तब भी मैं किसी इंसान को मरता हुआ देखकर उसकी मदद ना करूं तो मैं स्माइल कैपिटल के मालिक से अलग नहीं होऊंगा। ये कहकर अब गुनवू वुजिन के साथ यहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद युनजू अपनी गलती समझ जाती है। वो इन दोनों को मैसेज करके सॉरी बोलती है और कल से दोबारा काम पर आने के लिए कहती है। इससे गुनवू और वुजिन काफी खुश होते हैं और साथ ही युनजू इन्हें देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ यांग जिम्योंग जुनमिन के पास आकर उसे बताता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा था। यांग जिम्योंग जुनमिन को सब बताता है कि उसने कई साल पहले एक आदमी से पैसे उधार लिए थे जो कि उसने कभी वापस नहीं किए, लेकिन अब कुछ समय पहले से उसी आदमी की एक लड़की मुझसे पैसे लेने आ गई है और जैसी टोपी उस लड़की ने पहनी थी वैसी ही टोपी उन दोनों लड़कों ने भी पहनी थी जो कि आज हमारा पीछा कर रहे थे। ये सुनकर जुनमिन उसे सब कुछ बताने के लिए कहता है कि उसने पैसे किससे और कब उधार लिए थे और वो लोग कौन हैं। इधर अगले दिन वुजिन युनजू को समझाता है कि कल क्या क्या हुआ था। अब तभी जुनमिन यांग जिम्योंग के साथ यहाँ पर आने लगता है। ये देखकर युनजू तुरंत ही शटर गिरा देती है और लाइट्स को भी बंद कर देती है। जुनमिन अच्छे से चेक करता है और समझ जाता है कि स्टोर का मालिक कोई बड़ा आदमी है। वो कैमरे की तरफ देखता है और यहाँ से चला जाता है। युनजू को समझ नहीं आता कि इन्होंने स्टोर के बारे में आखिर पता कैसे लगाया। तभी गुनवू समझ जाता है कि टोपी की वजह से यांग जिम्योंग ने इन दोनों को पहचान लिया होगा कि ये दोनों युनजू के लिए काम करते हैं। अब तभी यहाँ पर मिस्टर चोई आ जाते हैं। वो काफी घबराए हुए थे। वो इनसे पूछते हैं कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। युनजू उन्हें बताती है कि हम लोग यांग जिम्योंग को पकड़ना चाहते हैं ताकि उससे सारे पैसे वसूल सकें जो उसने गरीब और बेघर लोगों के नाम पर लोन में लिए हैं। ये सुनकर मिस्टर चोई युनजू पर नाराज होते हैं और युनजू भी कहती है कि ग्रैंडपा अगर आप चाहो तो आपके साथी मिस्टर जंग 1 मिनट में उसे पकड़कर सब कुछ उगलवा सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे। युनजू गुनवू के चाकू के जख्म को मिस्टर चोई को दिखाती है जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं और युनजू कहती है कि अगर आप गरीबों की मदद ही करना चाहते हो तो पहले यांग जिम्योंग जैसे गुंडों को सबक सिखाना होगा। यहीं पर मिस्टर चोई गुनवू से पूछते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर ये निशान किसने बनाया। इस पर गुनवू बताता है कि ये स्माइल कैपिटल के मालिक ने बनाया है। गुनवू कहता है कि उसके गाल पर भी एक ऐसा ही निशान था और ये बात सुनकर मिस्टर चोई और उनका ड्राइवर दोनों चौंक जाते हैं, यानी कि ये लोग भी कुछ न कुछ जानते हैं। अब मिस्टर चोई इन सभी को घर भेजकर अपने ड्राइवर इनमुख से कहते हैं कि तुरंत ही पता लगाओ क्या स्माइल कैपिटल का मालिक वही म्योंगिल है जिसे हम जानते थे या फिर ये कोई और है। इधर ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ कैजुअल होकर बातें करने लगते हैं। ये सभी लोग साथ में खाना खाते हैं और युनजू भी इनकी अच्छी दोस्त बन जाती है। गुनवू और वुजिन युनजू से पूछते हैं कि क्या तुम मिस्टर चोई की कोई रिश्तेदार हो। इस पर वो बताती है कि जब मैं 10 साल की थी तो मेरे असली डैड की डेथ हो गई, जिसके बाद मुझे एक अनाथ आश्रम भेज दिया गया, लेकिन वो बहुत बेकार था इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। मैंने कई दिन सड़कों पर गुजारे और लोगों का छोड़ा हुआ खाना खाया और यहाँ तक कि कई जगह काम भी किया, लेकिन फिर मैं अनाथ आश्रम में वापस आ गई और मुझे 17 साल की उम्र में एक दूसरे अनाथ आश्रम भेज दिया गया। मिस्टर चोई ही उस जगह को चलाते थे और वो हमेशा ही मुझसे अच्छी तरह से पेश आते थे। उन्होंने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया, इसीलिए अब मैं उनके लिए काम करती हूँ। गुनवू कहता है कि मिस्टर चोई सच में एक बहुत अच्छे इंसान है। अब इसके बाद ये सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और वुजिन युनजू से कहता है कि उस यांग जिम्योंग को हमारे स्टोर के बारे में पता चल गया है तो हमें कुछ करना चाहिए। युनजू कहती है कि मैं इस बारे में मिस्टर चोई से बात करूंगी। वहीं म्योंगिल अब भी उस होटल में अपना कैसीनो बनाने की बात कर रहा था क्योंकि जंगडो जल्दी ही उस आदमी होंग को फंसाने वाला था। इधर दूसरी तरफ वही आदमी होंग अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने लाता है और तभी एक आदमी उसे यहाँ पर कैद करके जंगडो को कॉल कर देता है। इसके बाद जंगडो के आदमी यहाँ पर आते हैं और होंग को बहुत बुरा पीटते हैं और फिर जंगडो भी यहाँ पर आकर उस आदमी होंग के कपड़े उतरवा कर उसे काफी टॉर्चर करता है और उसकी एक वीडियो बनवा लेता है ताकि इसके जरिए म्योंगिल होंग को ब्लैकमेल कर सके। म्योंगिल इस वीडियो को देखकर काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चोई को उनका ड्राइवर बताता है कि स्माइल कैपिटल का मालिक वही म्योंगिल है जिसे हम जानते थे और ये बात जानकर मिस्टर चोई हैरान रह जाते हैं। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है
जब मिस्टर चोई एक लोन शार्क हुआ करते थे और उनके पास कई लोग काम करते थे और उन्हीं में से एक म्योंगिल भी था। लेकिन फिर एक दिन अचानक मिस्टर चोई को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ती है। वो सभी आदमियों को एक एक साल तक की सैलरी देने के लिए तैयार थे और इन्हीं दिनों में मून भी इनके साथ काम करता था। लेकिन यहाँ पर म्योंगिल की नजर मिस्टर चोई के सोने और उनके पैसों पर थी। अब एक रात जब मिस्टर चोई अपने घर पर थे तो तभी इनमुक, जो कि इस समय इस बिल्डिंग का बॉडीगार्ड हुआ करता था, वो मिस्टर चोई को कॉल करके बताता है कि आपकी बिल्डिंग में चोर घुस आए हैं। ये बात सुनकर मिस्टर चोई तुरंत ही अपनी कंपनी में आने लगते हैं। इधर बॉम एक आदमी के साथ मिलकर मिस्टर चोई की तिजोरी का लॉक खुलवा रहा था, जिसके अंदर से खूब सारा सोना निकलता है और बॉम उसे भरने लगता है। मगर तभी मिस्टर चोई यहाँ पर आ जाते हैं। इनमुक कहता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मिस्टर चोई उसे यहीं पर रोककर स्टिक लेते हैं और अंदर आकर बॉम से फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान वो बॉम को काफी बुरा मारते हैं और लॉक खोलने वाले उसी आदमी से पूछते हैं कि आखिर तू कौन है और तुझे किसने भेजा है। लेकिन अब तभी म्योंगिल भी यहाँ पर आकर मिस्टर चोई के चाकू मारता है और उन्हें बहुत बुरा मारने लगता है। मिस्टर चोई और म्योंगिल के बीच में काफी देर तक फाइट चलती रहती है। मिस्टर चोई अपने प्राइम में काफी ताकतवर थे। वो म्योंगिल को काफी बुरा पीटकर उसके चेहरे पर चाकू मारने लगते हैं और वो चाकू पूरी तरह से नहीं लग पाता और बॉम उठकर मिस्टर चोई को मारने लगता है। बॉम मिस्टर चोई को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और इसी हादसे में मिस्टर चोई के दोनों पैर खराब हो जाते हैं और इसी फाइट से म्योंगिल के चेहरे पर वो निशान आता है। यहाँ पर बॉम काफी घबराया हुआ था, लेकिन म्योंगिल उसे शांत करता है और ये लोग मिस्टर चोई का सोना चुराने लगते हैं। तभी बॉम देखता है कि मिस्टर चोई नीचे से गायब हो गए हैं। वो ये बात म्योंगिल को बताता है। म्योंगिल उसे यहाँ से भेजकर इस जगह को आग लगा देता है। प्रेजेंट टाइम में मिस्टर चोई इस सब को याद कर रहे थे। उनका ड्राइवर इनमुक उन्हें घर तक छोड़ता है और युंजू मिस्टर चोई से इस बारे में बात करती है। मिस्टर चोई कहते हैं कि हमें उन लोगों से दूर रहना होगा। वो लोग इंसानों को जान से मारने के लिए भी दूसरी बार नहीं सोचेंगे और अब पहले हमें बुक स्टोर को वहां से हटाना होगा। मिस्टर चोई कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा और कमजोर हो रहा हूँ, मेरे अंदर उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। युंजू अब उनसे कुछ भी नहीं कहती। इधर दूसरी तरफ हम म्योंगिल को देखते हैं, जो कि अपने एक सेफ लॉकर से एक चाबी निकालता है। साथ ही उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव भी रखी हुई थी। इसके बाद म्योंगिल बॉम्ब के साथ पोर्ट पर मौजूद कई सारे कंटेनर्स के पास आता है। वो एक कंटेनर को खोलता है जिसके अंदर उसने मिस्टर चोई से चुराया हुआ सोना रख रखा था। म्योंगिल बॉम्ब से कहता है कि अगर कोरिया में हमारा यह बिजनेस फेल भी हो गया तो हम वियतनाम भाग जाएंगे और इतने सोने से अपनी बाकी की जिंदगी राजा की तरह जी सकते हैं। म्योंगिल कहता है कि अपने सभी आदमियों में मैं सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर ही करता हूँ बॉम, तुम मेरे लिए भाई जैसे हो। इधर वोजिन और गुनवू युंजू को लेकर वोजिन की उन्हीं आंटी के रेस्टोरेंट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी ने तोड़फोड़ की थी और वोजिन की आंटी काफी डरी हुई थी। वो वोजिन को बताती हैं कि मैंने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब अचानक से वो लोग मुझसे पैसे मांगने आ गए और उन्होंने ये सब कुछ तोड़ दिया। वोजिन को पता चलता है कि उसकी आंटी ने उसी आदमी से पैसे लिए थे जिसके पास वोजिन सबसे पहले पैसे मांगने गया था। वोजिन उससे कहता है कि उनसे इतनी जल्दी पैसे मत मांगो, लेकिन वो आदमी बताता है कि मेरे साथ भी धोखा हुआ है। एक आदमी ने गरीब और बेघर लोगों की आईडी दिखाकर मुझसे पैसे लोन पर ले लिए और वो भाग गया। ये बात सुनकर युंजू समझ जाती है कि ये काम यांग जिम्योंग ने ही किया होगा। ये बात सुनकर अब गुनवू और वोजिन कहते हैं कि हमें अब इस आदमी यांग जिम्योंग को पकड़ना ही होगा। ये लोग अब यांग जिम्योंग के घर के पास आकर कार को रोक लेते हैं ताकि जैसे ही यांग जिम्योंग बाहर आए तो ये लोग उसका पीछा कर सकें। लेकिन यांग जिम्योंग का एक आदमी ये चीज देख लेता है और यांग जिम्योंग जुनमिन को कॉल करके ये सब बताता है। फिर कुछ समय बाद यांग जिम्योंग बेघर लोगों की आईडी चुराने निकल जाता है और ये सभी लोग भी उनका पीछा करते हैं। गुनवू और वोजिन एक टनल में यांग जिम्योंग के पीछे जाते हैं और युंजू बाहर ही रुकती है। लेकिन तभी यांग जिम्योंग इन्हें देखकर कहता है कि बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम हमारा पीछा कर रहे हो। इधर बाहर अब कई सारे और भी आदमी गुनवू और वोजिन को मारने आने लगते हैं। युंजू ये देखकर समझ जाती है कि इन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। वो तुरंत ही मिस्टर चोई को कॉल करके सब बताती है और मदद भेजने के लिए कहती है। यहीं पर टनल में अब सारे आदमी गुनवू और वोजिन को घेर लेते हैं, लेकिन गुनवू और वोजिन भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद हम एक आदमी ली दुयोंग को देखते हैं जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ था, लेकिन तभी उसके पास मिस्टर चोई की कॉल आती है। इधर टनल में गुनवू और वोजिन अकेले ही उन सभी गुंडों से भिड़ जाते हैं। यहीं पर जुनमिन देख लेता है कि ये तो उसी कैफे वाली औरत का बेटा है। जुनमिन तुरंत अपने आदमियों से उस कैफे वाली औरत का एड्रेस निकालने के लिए कहता है और वहीं पर जाने लगता है। इधर गुनवू और वोजिन उन आदमियों को काफी बुरा पीट रहे थे। उन आदमियों के पास हथियार होने की वजह से वो लोग गुनवू और वोजिन पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर बॉक्सिंग के मूव्स को इस्तेमाल करते हुए उन्हें मारते हैं। और इसके बाद युंजू भी स्टिक लेकर यहाँ पर आती है और इन्हें मारकर टेजर से शॉक देकर बेहोश करने लगती है।
कुछ ही समय में ये तीनों मिलकर इन सभी आदमियों को बेहोश कर देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यांग जेम्योंग जुनमिन के कहने पर गुनवू की मां को किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगता है, मगर तभी उसी रेस्टोरेंट का मालिक जंग यहाँ पर आ जाता है। वो भी फाइटिंग और चाकू चलाने में एक्सपर्ट था। वो इन्हें यहीं मारकर गिरा देता है और यांग जेम्योंग ये देखकर गुनवू की मां को लेकर भागता है। लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक भी भागता हुआ आता है और ये देखकर यांग जेम्योंग गुनवू की मां को रास्ते में फेंककर यहाँ से भागकर चला जाता है। जंग देखता है कि गुनवू की मां अब ठीक हैं, इसीलिए वो यांग जेम्योंग के पीछे जाता है और जंग यांग जेम्योंग की पैरों की नसें काट देता है। वहीं पर दूसरी तरफ ली दोयुंग मिस्टर चोई के कहने पर गुनवू और वुजिन और युंजू की मदद के लिए टनल के पास आता है, लेकिन वो देखता है कि बच्चों ने तो इन सभी गुंडों की बैंड बजा दी है, इसलिए दोयुंग एक आदमी को बेहोश करके यहाँ से चला जाता है। वहीं वो तीनों बुक स्टोर में वापस आ चुके थे और तभी गुनवू के पास उसकी मां की कॉल आती है। वो मिस्टर चोई के घर में थी। मिस्टर चोई उन तीनों को तुरंत घर बुलाते हैं। इसके बाद मिस्टर चोई इनसे बात करते हैं और कहते हैं कि युंजू, तुम मेरी दुनिया हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाती, इसीलिए अब से तुम इस काम से दूर रहोगी और बड़े ही इस काम को संभालेंगे। गुनवू कहता है कि मैं भी उन्हें पकड़वाने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन मिस्टर चोई मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये कोई खेल नहीं है, बल्कि ये अब जंग बन चुकी है जो कि किसी न किसी की मौत के साथ ही खत्म होगी। इसीलिए मिस्टर चोई इन सभी से दूर रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को पता चल चुका है कि गुनवू की मां कहां पर रहती हैं, इसीलिए कल ही तुम उन्हें हमारे वाले अनाथ आश्रम में ले जाना, वहां पर वो सेफ रहेंगी। इसके बाद मिस्टर चोई उसी रेस्टोरेंट के मालिक जंग से बात करते हैं, जो कि मिस्टर चोई के साथ पहले भी काम करता था। जंग कहता है कि मैं इसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा और म्योंगिल को भी मार दूंगा। मिस्टर चोई अपना ड्राइवर इनमुक से म्योंगिल की सारी जानकारी निकालने के लिए कहते हैं। इसके बाद मिस्टर चोई अपनी तिजोरी खोलते हैं, जिसके अंदर ढेर सारा सोना और पैसे रखे हुए थे, और मिस्टर चोई उनमें से एक गन निकालकर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वहीं अगले ही दिन म्योंगिल अपने प्राइवेट डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाता है। उस डॉक्टर के साथ म्योंगिल ने डील कर रखी थी और पिटने के बाद म्योंगिल के सारे आदमी यहीं पर इलाज कराने आते थे। यहाँ पर यांग जेम्योंग और उसके साथी भी म्योंगिल को बताते हैं कि जिस आदमी ने हम पर हमला किया वो चाकू चलाने में एक्सपर्ट था, और ये बात सुनकर म्योंगिल समझ जाता है कि अब इस खेल में मिस्टर चोई के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यानी कि जंग और ली दोयुंग भी आ गए हैं। इधर जंग लड़ाई पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जंग का साथी कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन जंग उसे मना कर देता है। इसके बाद वो तैयार होकर ली दोयुंग से मिलता है। ये दोनों कई सालों बाद मिल रहे थे और दोनों काफी खुश थे कि आखिरकार इन्हें म्योंगिल को मारकर अपने साथियों की मौत का बदला लेने का मौका मिल रहा है। इधर दूसरी तरफ म्योंगिल अब अपने साथियों को बताता है कि कई साल पहले मिस्टर चोई के लिए 5 चाकूबाज काम करते थे। वो चाकूबाज इतने एक्सपर्ट थे कि अकेले वो पूरी की पूरी गैंग्स का सफाया कर देते थे, इसीलिए हमने उन्हें अलग अलग करके चाकूबाजों पर गैंग भेजकर हमला करवाया, जिससे हमने 3 को तो मरवा दिया, लेकिन 2 आज भी जिंदा हैं। म्योंगिल कहता है कि वो अलग अलग थे, इसी वजह से हम उन्हें मार पाए, लेकिन उनमें से 2 आज भी जिंदा हैं, ली दोयुंग और जंग। म्योंगिल इन सभी को बताता है कि आज भी मिस्टर चोई के पास ढेर सारा पैसा और सोना है। इसी वजह से म्योंगिल जंगडो और बोंग को बुक स्टोर में जाकर पैसा चुराने के लिए कहता है। वहीं पर गुनवू और वुजिन गुनवू की मां के लिए अनाथ आश्रम में कमरा देखने जाते हैं। इधर ली दोयुंग अपने आदमियों से मिलकर म्योंगिल के बारे में पता करता है और उसे पता चलता है कि म्योंगिल ने आयल ग्रुप वालों के बड़े बेटे को बहुत बुरी तरह से पीटकर जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवा कर एक वीडियो बना ली है, जिससे अब वो होंग को ब्लैकमेल करके उसके होटल में अपने लिए कसिनो बनवा रहा है। इसके बाद इनमुक भी जंगडो और जुनमिन की जानकारी निकालकर मिस्टर चोई और दोनों चाकूबाजों को बताते हैं और ये लोग कल ही उन पर हमला करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद जंग मिस्टर चोई को आइडिया देता है कि हमारे पास लोग कम हैं, इसीलिए तीनों बच्चों को ही बुक स्टोर से पैसे लाने भेज देना चाहिए। मिस्टर चोई मना करते हैं, लेकिन ली दोयुंग कहता है कि वो बच्चे फाइटिंग में काफी बढ़िया हैं। जब तक मैं उनकी मदद करने के लिए टनल में पहुंचा था, उन्होंने सबका काम तमाम कर दिया था। ये बात सुनकर मिस्टर चोई मान जाते हैं। इधर गुनवू की मां गुनवू, वुजिन और युंजू को खाना बनाकर खिलाती हैं। गुनवू की मां युंजू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हैं और इससे युंजू को भी काफी अच्छा लगता है। अब तभी इनके पास मैसेज आता है कि रात में बुक स्टोर से सारे पैसे निकालकर घर पर ले आना। यहीं पर जंग और ली दोयुंग म्योंगिल और उसके आदमियों पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और यहीं आधी रात होने पर युंजू गुनवू और वुजिन के साथ बुक स्टोर में जाने लगती है ताकि वहां से जल्द सारा पैसा निकाला जा सके। ये तीनों बुक स्टोर में आ जाते हैं, लेकिन जंगडो और बॉम इनका पीछा कर रहे थे और फिर अंदर आने के बाद युंजू सीसीटीवी में देखती है कि बॉम गुनवू और वुजिन के पास एक रूम में जा रहा है
बॉम वहां पर आकर रूम का डोर लॉक कर देता है। युंजू उन दोनों को बचाने भागती है, लेकिन जंगडो पीछे से आकर उसके एक बैट मारता है और युंजू से उसका टेजर छीनकर उसे ही शॉक देकर बेहोश कर देता है। इधर गुनवू और वुजिन बॉम को देखते हैं। गुनवू से देखकर तुरंत ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वुजिन से कहता है कि यही वो आदमी है जिसने उस दिन मुझे मारा था। इसके बाद दोनों मिलकर बॉम्ब पर हमला कर देते हैं। दोनों मिलकर बॉम्ब को बहुत बुरा मारने लगते हैं। बॉम्ब के पिटने की आवाज जंगडो को भी आती है और तभी युंजू उससे अपने आप को छुड़ाकर यहाँ से भाग जाती है। वो अपने हाथों को आगे करती है और स्टिक निकालकर जंगडो से फाइट करने लगती है। वो हाथों के बंधे होने के बाद भी जंगडो को मारकर उठाकर पटक देती है। जंगडो दोबारा उठकर उसे मारता है, लेकिन युंजू उस पर भारी पड़ रही थी और वो जंगडो को बेहोश करके चाबी ले लेती है और अपने हाथ खोलकर उसे बांध देती है। इसके बाद वो गुनवू और वुजिन के पास जाने लगती है। इधर गुनवू और वुजिन बॉम्ब से लड़ रहे थे, तभी बॉम्ब एक हथियार से वुजिन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी गुनवू उसे बचा लेता है। गुनवू के उस पंच से बॉम्ब के कान से खून निकलने लगता है। इसके बाद गुनवू बॉम्ब को बहुत बुरा मारने लगता है, जिससे बॉम्ब यहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन गुनवू इतना गुस्से में था कि वो रुक ही नहीं रहा था। वुजिन उसे रोकता है और कहता है कि बस करो, अब हमें इसे बांध देना चाहिए। ये लोग बॉम्ब को यहीं पर बांध देते हैं। तभी युंजू भी यहाँ पर आ जाती है। वो इन दोनों के साथ बाहर आती है, लेकिन जंगडो खुद को छुड़ाकर यहाँ से भाग गया था। लेकिन ये लोग पैसे निकालने पर फोकस करते हैं और स्टोर में जाने लगते हैं। इधर बाहर जंगडो म्योंगल के पास फोन करके बताता है कि उन बच्चों ने हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है और मैं जख्मी भी हो गया हूँ। जंगडो कहता है कि मेरी हालत काफी खराब है, क्या मैं पहले डॉक्टर के पास चले जाऊं? लेकिन म्योंगिल साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर बिना पैसे लिए तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुझे कहीं से भी ढूंढकर मार दूंगा। इसके बाद जंगडो कई सारे और लोगों को फोन करके यहाँ पे बुलाता है। इधर ये तीनों सारे पैसे निकालकर बॉक्स में भरते हैं और उन्हें गाड़ी में रख देते हैं। इसके बाद युंजू गुनवू को गाड़ी में जाने के लिए कहती है और वुजिन के साथ आकर एक लॉकर में रखा हुआ सोना निकालने लगती है। ये लोग सोने और डॉलर्स को एक बैग में भरते हैं। इधर जंगडो बॉम्ब को कॉल कर रहा था, लेकिन बॉम्ब अब भी बेहोश था और यहीं पर अब युंजू सोने से भरे हुए बैग दूसरी गाड़ी में रखती है और निकलने के लिए तैयार हो जाती है। मगर तभी जंगडो अपने और साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है। युंजू गुनवू को कॉल करती है और कहती है कि ठीक मेरे पीछे रहना। इसके बाद ये लोग दूसरे रास्ते से गाड़ी निकालते हैं और इन लोगों से बचकर भागने लगते हैं। जंगडो के आदमी भी अपनी गाड़ियों से इनका पीछा करते हैं। तभी युंजू गुनवू की कार को आगे भेज देती है और जंगडो की कार को टक्कर मारकर खराब कर देती है। इसके बाद जंगडो दूसरी गाड़ी में बैठकर इनका पीछा करता है और इसी तरह भागते हुए ये लोग एक टनल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जंगडो के आदमी अब भी इनके पीछे थे। एक आदमी युंजू की कार को टक्कर मारने लगता है। युंजू उसे चकमा देकर उसके पीछे आ जाती है और उसकी गाड़ी को पलट देती है, मगर अब इस वजह से इनकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। गुनवू अपनी कार को आगे रोक लेता है और युंजू और वुजिन सोने से भरे हुए बैग निकालकर उसकी तरफ भागने लगते हैं। मगर जंगडो के आदमी भी भागते हुए इनकी तरफ ही आ रहे थे। बैगों का वजन काफी ज्यादा था, इसीलिए इन दोनों को बैग यहीं पर फेंकने पड़ते हैं और ये दोनों गुनवू की गाड़ी में बैठकर इन लोगों से बचकर यहाँ से भाग जाते हैं। और इसी एंडिंग के साथ इस सीरीज के 4 एपिसोड्स की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इसके आगे के 4 एपिसोड्स भी देखने हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलिएगा। और अगर इस वीडियो को डले हुए 1 दिन हो चुका है तो आपकी स्क्रीन पर इसका सेकंड पार्ट आ रहा होगा। और अगर 1 दिन होने से पहले ही आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।